So, okay, we were at this place where we wanted to find the equation of line which passes through these 2 points, है ना। दो तरीके हमने पहले आपको बता दिए हैं कि either you can do it by drawing the not drawing the line, finding the slope, and with the help of slope you can find what will be the value of y when x is equal to 0. So these two way, you know, one was this. Another way to do this was you can put these 2 points into a general equation, like if the equation of line is equal to y is equal to mx plus c. So if you put both of these 2 points, like first you will find 1 is equal to 3m plus c, and if you put second point here, you will get 5 is equal to 7m plus c. So now you have two equation, two variables, and you can solve for these, है ना। ये एकेडमिक तरीका हो गया तुम्हारे लिए, बट हमने तुम्हें बताया कि फाइंड, if you can observe it, find the way x and y are related, not the way but the a common way, common way common way in which in which in which x and y are related in both, for both points. तो यहाँ क्या दिखता है तुम लोगों को, बताओ जरा मुझे। if you can find कोई एक कॉमन तरीका, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि मतलब x and y यहाँ पे ऐसे भी, जैसे 3 and 1, so there could be multiple way to relate x and y here. One is x minus y is equal to 2. You could have said 2x minus y is equal to 5. You can say x minus 2y is equal to 1. So there will be many, in fact, infinite way in which you can find a relation of x and y through which this point can be represented. But अगर आप ध्यान दो कि दोनों में कौन सा कॉमन है, तो with very little observation you can find that x minus y is equal to 2 for both of these points, and this will be the equation of line also. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जैसे एक एक ये है, जैसे x minus y is equal to 2 if I am writing it, and if these 2 points are satisfying this equation, this general equation, तो आपको पता है कि इस 2 पॉइंट से एक ही लाइन जा सकता है. There will be just one straight line which will pass through these two lines, and if we have a general equation of x and y, है ना, linear equation of x and y which satisfies both of the points, तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन भी होगा. अब चाहे तो आप उसको निकाल के भी देख लो. तो हमने बताया था जो तरीका आपको कि
एक्स के चेंज और वाई के चेंज को अगर हम देखें तो एम मिलेगा। जैसे अगर हम ऐसे निकालना चाहते हैं कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के तरीके से निकालना चाहते हैं, तो एम तो आपको पता है निकालना। एम जो होगा, एम जो है वाई का चेंज है यहाँ पे 4, और एक्स का चेंज भी 4 है। ठीक है, एक्स का चेंज जो है वो लेकिन माइनस में है, क्योंकि अगर हम y माइनस वाई वन कर रहे हैं तो x2 माइनस एक्स वन जो होगा, नहीं ठीक तो है, प्लस में ही है। तो स्लोप हो गया इसका m। अब स्लोप m होने के बाद दो तरीके हैं। आइदर यू कैन चेक कि हम x को 0 लेकर जाएंगे, जैसे मतलब जैसे 7 to 3 गया है ना, जैसे हमने 7 से 3x पे है, तो y कैसे ड्रॉप किया है, y ड्रॉप किया है 5 से 1। अब हम x को 3 से 0 पे लेके जाए, है ना। नाउ आई नो द रेट, कि रेट तो m इजकल टू 1 है, तो ये कहाँ चला जाएगा बताओ। ये 3 नीचे आया तो ये -2 हो जाएगा, है ना, ये भी तो 3 कम होगा ना। तो वी कैन फाइंड इंटरसेप्ट बाय दिस वे, और अदर वे टू फाइंड इंटरसेप्ट वुड बी कि m तुम्हें मिल गया फिर दिस इक्वेशन, तो अब तुम्हें ये पता है कि इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x प्लस सी, सो यू कैन जस्ट पुट एनी ऑफ दिस पॉइंट, कोई एक पॉइंट को यहाँ रख लो। जैसे 3 और 1 है, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे, सॉरी इसको 1 रखेंगे, इसको 3 रखेंगे, प्लस सी करेंगे, तो सी विल बी 1 माइनस 3 माइनस 2। तो या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लो, ठीक है, या आप m की वैल्यू पुट करने के बाद जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बचता है उसमें एक वेरिएबल होगा विच यू हैव टू फाइंड आउट, तो उसके लिए तुम पॉइंट किसी भी एक पॉइंट को यूज करके यू कैन फाइंड आउट सी। तो जब आपको सी भी मिल गया, तो इफ यू राइट डाउन द इक्वेशन, इक्वेशन वुड बी y इज इक्वल टू x माइनस 2, और इफ यू विल रीअरेंज इट तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना, जो कि हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था। तो आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बाय ऑब्जर्विंग इट। ठीक है, तो कई बार तुम देखोगे जो आपके जनरल पेपर में जो यूज होगा, जैसे जैसे मान लो कि मैंने एक लिखा 2 5 एंड -3 माइनस 5। अगर मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड बी, तो व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए बोलूं कि गिव मी एनी रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, और एनी pattern of x and y in which both of the points can be represented, तो क्या होगा। देख पा रहे हो तुम लोग, कोशिश करना जब भी कोई पॉइंट्स दिखे दो पॉइंट, तो पहले ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। जितना ऑब्जर्व करोगे उतना तुम्हारा दिमाग स्मार्ट होगा in order to find the equation of that straight line। अरे मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को, मतलब तुम्हारी नहीं आ रही, किसी की भी नहीं आ रही है, if you are speaking anything। हाँ जी हाँ सर, आ सर रही आ है। रही है। ये पहले बताओ, ये सही लगा तुम लोगों को, कभी से देखा था ऐसे तुमने? हम्म। हाँ सर देखा तो था पर अब भूल गए, वापस याद करना पड़ेगा। क्या क्या कह रही हो? देखा था पर अब भूल गए सर, वो पढ़ा था स्कूल में। हाँ,
नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से ही आप निकाल सकते हो, ऐसा कभी सोचा था, विचार किया था आपने? नहीं। जनरली स्कूल्स वगैरह में यही बताते हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। बताओ पहले, यहाँ बताओ, इफ यू कैन फाइंड एनी ऑब्जर्वेशन you can which you think that it will fit here, x and y का, for both a and b। नवीन, दिख रहा है तुम्हें? यस। बताओ। आई मीन क्या स्लोप इंटरसेप्ट करके इक्वेशन बनाए? नहीं, वो तो है ही, मतलब उस हाँ तरीके से हाँ। तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग तो हमने बताया ही कि तुम स्लोप निकाल सकते हो, जैसे हम सारे एक्स एंड वाई को अरेंज करें, जैसे एक्स एंड वाई। तो ये पहला है 2, तो इधर y है 5, इधर है -3, यहाँ y है -5। तो अगर हम चेंज इन y देखें तो इट इज 10, है ना? -10 मतलब निगेटिव साइड में गया है। चेंज इन x देखें तो ये हुआ -5। तो अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहेंगे m, तो क्या होगा? -10 डिवाइडेड बाई -5, विच विल बी 2। हमें c निकालना है, तो व्हाट वी डू कि हमें ये पैटर्न तो पता चल ही गया। नाउ विल गो टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चेंज इन x कितना है? +3। तो चेंज इन y कितना होगा? है ना, ये तुम्हें पता ही है कि इसका डबल होगा, तो इट विल बी 6। तो -5 + 6 कितना हो गया? +1। तो ये आपका c हो गया। ये तो हमने बताया ही तुम्हें, है ना, कि ऐसे हम कर ही सकते हैं, विच यू कैन डू। एक हमने बताया कि आप इफ यू कैन ऑब्जर्व इट, तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि इसको जैसे एक्स को डबल करते हैं, जैसे 2 × 2 +1 करते हैं तो 5 आता है ना? दिख रहा है आप लोगों को? तो इसी तरह से अगर हम इसको करें -3 × 2 +1 करें, तब क्या आएगा? -5 आ रहा है, ये दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। for both of cases 2x + 1 is equal to y। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर हमें m और c मिल चुका है, अगर हम इसको फिट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x + 1 ही आ रहा है। तो इफ यू कैन फाइंड द रिलेशन which is true for both the points, तो बाय डिफॉल्ट वही आपका स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आया तुम्हें? बताओ। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? प्रियंका, सिया, एनीवन? बोलो। प्राची? नो डाउट सर, ठीक है। ठीक है। तो अब हम दोबारा चलते हैं उस पीडीएफ पे। तो यहाँ पे भी जो ये क्वेश्चन है, इट सेज द सेम। आपके पास Q है which has -2, -3 x और y। R है, it has 4 and 1.5। ठीक है। तो अगर आप इसको अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो y का चेंज जो है वो कितना है? 4.5 का। x का चेंज कितना है? 6 का। तो m इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया तुम्हारा 3/4।
ठीक है, हम वापस जाएंगे, इसको 0 लेके जाएंगे, मतलब हम 4 से 0 पे जा रहे हैं। तो ये कितना होगा, तो तुम्हें दिख रहा है कि विथ एवरी m अगर 3/4 है, तो व्हाट डज इट सेज कि विथ एवरी इंक्रीज इन, मतलब 4 का इंक्रीज अगर x में है तो y में 3 का इंक्रीज होगा, है ना, यही मतलब हुआ स्लोप का। तो यहाँ तो हम डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, 4 से 0। तो y में क्या होगा, अगर ये +4 हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए, सॉरी -4 हो रहा है, 4 में घट रहे हैं, -4 हो रहे हैं, तो यहाँ कितना सब्सट्रैक्ट होगा, -3। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, -1.5। तो जो आपका इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3/4x -1.5। अब या तो आप दोनों जगह पे फ्रैक्शन में बताओ या दोनों जगह पॉइंट में बताओ। तो जीआरई में दे डोंट इग्नोर पॉइंट, तो ठीक है, ये आया हमारा। बाकी इन लोगों ने कैसे अप्रोच किया है वो भी देख लो। देखो फाइनल लाइन का जो इक्वेशन है इज दिस, सो हाउ दे हैव अप्रोच्ड। तो इन्होंने वही किया है कि पहले एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया फिगर पे, विच यू डोंट हैव टू ड्रॉ एक्चुअली, मतलब इवन टू फाइंड m और c, बट एक दिखाया कि ये ऐसा लाइन है ना। तो अब अगर इस पे देखोगे तो विथ दीज 2 पॉइंट्स, ये y का चेंज और x के चेंज के हिसाब से दे हैव फाउंड m। फिर उसके बाद मैंने बताया कि एक लाइन हम अगर इक्वेशन को विजुलाइज करें, है ना, वही जैसे इस इक्वेशन को विजुलाइज किया जाए कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इफ आई हैव फाउंड 1, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0.75x प्लस सी। अब इन्होंने क्या किया कि एक पॉइंट, जैसे इस वाले पॉइंट को q को इस इक्वेशन में डाल दिया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे c ना लेके इन्होंने b लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरसेप्ट को। तो इस तरीके से आपको b की वैल्यू मिल गई -1.5, और फाइनल द इक्वेशन ऑफ लाइन वुड बी देन दिस। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी आई सबको। बोलो। बताओ भाई। हेलो। अच्छा चलो, मैं अब तुम लोग से पूछता हूँ कुछ कुछ। मुझे एक, नाउ यू नो दैट every straight line can be represented with a equation, with an equation, यानी x एंड y के लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि what will be the equation of line, मैं लिख दे रहा हूँ so that I can ask you every time, which passes through, ठीक है, 30, 3537। बताओ
इससे इससे जो इक्वेशन जाएगी, मतलब जो लाइन जाएगी दोनों पॉइंट से, उसका इक्वेशन क्या होगा? व्हाट डू यू सी हियर? कैसा होगा ये लाइन, बताओ तो। उनसे भी एक लाइन के ऊपर एक और लाइन, एक ये लाइन थ्री के ऊपर एक पॉइंट। लाइन, क्या कह रहे हो? आई एम नॉट एबल टू। कैसा दिखेगा ये लाइन? सर इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा। अरे एक ही लाइन होगा ना, दो पॉइंट है, इससे तो एक ही राइट लाइन राइट जाएगा। एग्जैक्टली, ओवरलैप करता हुआ दिखेगा, सॉरी। किसको ओवरलैप करेगा? जब लाइन एक ही है तो ओवरलैप किसको करेगा? अच्छा, पैरेलल होगी किसी एक्सिस से, पैरेलल होगा किससे? किसी एक्स या वाई से, क्योंकि एक्स में कोई किससे? चेंज तो किसी वाई नहीं, बोलो। एक्सिस पे पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, यानी कि ये लाइन ऐसा दिखेगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट के लिए x3 है, यानी x इज नॉट चेंजिंग। तो अगर ये मान लो x3 है तो ये लाइन ऐसा है ना? तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, बताओ। x equal to 3. यस, x इज इक्वल टू 3। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो y लिखा ही नहीं हुआ है। x इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो लाइन, जो कि मतलब बेसिकली जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो इसमें a तो हो गया 1 और b हो गया 0। मतलब y है, लेकिन y का जो कॉफिशिएंट है वो 0 है, एंड इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट है कि x इज इक्वल टू 3 इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मुझे बताओ, सिमिलरली हम इसको उल्टा कर दे, जैसे 8 5 एंड 3 5, ये लाइन कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, है ना? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज y इज कांस्टेंट, है ना? और y इज इक्वल टू 5। तो जहां यहाँ पे जो लाइन है वो इस 5 से डिफाइन हो रहा है, तो y इज इक्वल टू 5 मान लो, यहाँ पे 5 है, एंड दिस विल बी दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा। तो y इज इक्वल टू 5, है ना? अच्छा, मान लो टेक्स्ट में अगर मैं लिखूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through, passes नहीं, passes through नहीं लिखे, passes through, ये ऐसे ही लिख देते हैं, चलो। passes through 3 8 and parallel to x axis। अब इसका इक्वेशन क्या होगा? इस केस में व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन? Y equals 8. y इक्वल्स 8, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है ना? तो ये जो है y, ये फिक्स रहेगा, इट विल नॉट चेंज। तो y इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलो, 4 हो गया तुम्हारा। व्हाट विल बी द इक्वेशन अगर थ्री 3 एंड 9 9?
इसका इक्वेशन क्या होगा? मतलब X ऑल दीज equal Y. पॉइंट्स, हाँ, जिसको भी हम पूछ रहे हैं ना, यू डोंट हैव टू एक्चुअली सॉल्व इट। दोनों में बहुत सिंपल देखोगे, जो मोस्ट ऑब्वियस रिलेशन व्हाट वी कैन फाइंड आउट, तो इन दोनों में ही आपने देखा कि x इज इक्वल टू वाई है, यानी यही एक रिलेशन है ना। यू कैन राइट इट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये बोलो या ये बोलो, क्योंकि आंसर में ना आपको ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ऐसे भी दिया रहेगा, तब भी बात बराबर है, ठीक है। अब मुझे बताओ 5 3 9 3 9 एंड 1 11, इससे जाने वाला इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बोलो। हाँ, बताओ, दिख रहा है कुछ तुम लोगों को? नवीन, प्रवीण, कोई भी बताओ। आर यू एबल टू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू? हाँ, No, sir. क्या दिखा बताओ? It will intersect both the x-axis and y-axis. क्या क्या क्या? तो हाँ, सर जैसे मतलब x में +10 कर रहे तो 11 आ रहा है, फिर 2 में 10 होगा, 3 में 9 होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक्स वाई का ऐसा रिलेशन जो दोनों के लिए वैलिड हो, है ना। व्हाट डू वी सी? हाँ, ये कौन बोला एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू? सिया। व्हाट डिड यू से? बोलो, तेज बोलो। यस, यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। जो भी दिख रहा है एकदम ऑब्वियस सा कई बार होगा, है ना। और फॉर दैट यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द इंटायर, वो जो भी हम एम निकालना, सी निकालना, ऐसा कोई कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इफ यू कैन फाइंड आउट दिस, दैट कि x प्लस वाई 12 है दोनों में, तो लिख दो, दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। 3 -3, नहीं, -6, -4 8, ये बताओ, ये सोच कर बताओ। Y by x is equal to -2. यस, है ना। y बाई एक्स इज इक्वल टू -2 दोनों में तुम्हें दिख रहा है, बट तुम्हें ऐसे नहीं बताओगे ना। इक्वेशन ऑफ लाइन तो हम लोग ऐसे बताते हैं, तो इसको चेंज कर लो, है ना। यू कैन जस्ट विजुलाइज y इज इक्वल टू -2x, है ना, और फिर इसको थोड़ा और चेंज कर लो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ठीक है अविनाश। तुमने बोला था ना। So now, हाँ. in most of the cases, if you'll find 2 points, it will be very easy for you to write the equation
through which or the equation which actually represents the line which passes through these 2 points. ठीक है, तो ये हमारा, और अब इसमें जैसे क्या है कि हम लोग जनरल, हमारा ये था ऑब्जर्वेशन क्या था, या फिर थ्योरी डेवलप होने का बेसिक जो क्राइटेरिया क्या था कि हमने बोला कि एक अलजेब्रा का इक्वेशन है विच इज y इज इक्वल टू 2x+5, ऐसा दिखता है ना, जिसको हम जैसे मान लो कि अगर ऐसा भी इक्वेशन है 2x+5y इज इक्वल टू 10, तो इसको भी हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं. We can write it like 5y is equal to minus 2x plus 10, and then y is equal to minus 2x by 5 plus 2. So ultimately all the linear equation can be represented like this. ये तुम्हें बता दिया गया, और फिर हमने ये भी बताया तुम्हें कि ऐसा जब भी हो तो हम x को ऐसे कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विजुलाइज करते हैं, क्योंकि सिचुएशंस, रियल लाइफ सिचुएशंस ऐसा हो सकता है, एंड y वुड बी डिपेंडेंट, एंड इफ विल ट्राई टू विजुलाइज हाउ द वैल्यू ऑफ y ग्रोइंग विथ x और नॉट ग्रोइंग विथ x, मतलब दोनों केस में we did visualized as कि it will always be in a straight line, है ना. अगर x के साथ y बढ़ रहा है तो इस डायरेक्शन में y होगा, मतलब लाइन होगा. x के साथ y घट रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा. यानी for all these 3 lines m will be greater than 0, all these 3 lines m will be less than 0. ठीक है, और जो जैसे तुम्हें ये भी बताया कि अगर 2 लाइन है, दोनों के लिए अगर दिस इज सेम, तो जैसे मान लो कि हमने बोला कि 2x plus 3y इज इक्वल टू 8, और हमने एक दूसरा लाइन बोला 4x plus 6y इज इक्वल टू 5. तो अब पूछने के लिए हम इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि सॉल्व दिस 2 इक्वेशन. सॉल्व दिस 2 इक्वेशन हमने पूछा, है ना. या हम ऐसा पूछ सकते हैं कि दोनों लाइन जो है वो किस तरह का फिगर होंगे कोऑर्डिनेट पे, बट ऐसे ही इसी तरीके से पूछते हैं. लेट मी आस्क दैट सॉल्व दिस 2 इक्वेशन. तो जब आप इसको सॉल्व करने से पहले यू कैन, मतलब सॉल्व करने का जो जनरल तरीका होता है कि हम किसी एक को कैंसिल आउट करते हैं, एंड देन वी फाइंड x, y को कैंसिल आउट करके x मिलता है, फिर x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख के वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y. But before solving these equation, I can easily see that अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x plus 6y is equal to 16. तो इस दोनों ही इक्वेशन में x एंड y के कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, x एंड y, आप इसको ध्यान से देखो, है ना, आर सेम. ठीक है, सेम दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, बताओ. Yes, sir. हाँ तुम जी. लोग बोल नहीं रहे हो, ठीक नहीं लग रहा मुझे. प्रियंका, अरे एक आध बच्चे तो वोकल होते हैं ना, जानवी, अचिंत, अमीषा, Yes, तुम लोग sir. तो Yes, बोलते ही हो sir. हमेशा. हाँ, अमीषा आज तुम कुछ नहीं बोल रही हो, नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, इफ यू आर स्पीकिंग एनीथिंग, क्योंकि अनम्यूट किया है तुमने, बट आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग. चैट पे लिखो, नहीं आ रही आवाज. मोहित, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर. तो बताओ कि इस जगह पे इस दोनों लाइन के कोफिशिएंट
एक्स और वाई के कोफिशिएंट जैसे दोनों में 4 और 6 है, सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट वी कैन कंक्लूड? सर वो बोलो। समझ नहीं आ रहा। Maybe that the value of x and y would be proportional because नहीं, वो तो प्रोपोर्शनल नहीं, जैसे देखो दोनों में ही एक्स एंड वाई सेम होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको लाइन के फॉर्मेट में लिखोगे, लाइन का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो हमने बार बार बताया तुम्हें कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको हम ऐसे अगर लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, तो हमें दिखता है कि ये हमारा स्लोप है और ये हमारा इंटरसेप्ट है। तो हम अगर इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करें, इस दोनों लाइन को, तो पहले वाले को लिखोगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 को आप लिखोगे 6y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 5, y इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 6x प्लस 5 बाई 6। अब इसको काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन काटना है तो काट दो। y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 5/6। अगर हम मल्टीप्लाई ना भी करते फर्स्ट वाले लाइन को तो तब भी वही होता, अगर हम यहाँ से इस चीज को ना भी लिखते। लेट से हमने पहले बोला ना कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का, नहीं भी करते एंड वी कुड हैव विजुअलाइज दैट कि प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी इंटू 2 है और यहाँ भी इंटू 2 है। तो आप सेकेंड लाइन को अगर आप लिखोगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब आप इसको लिखो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। फिर आप लिखो y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 8/3। ये दोनों जगह पे, ये दोनों जगह पे व्हाट डू यू सी कि m जो है वो सेम है। yes. So c is different. Does that mean that both the lines are parallel? यस, बोथ द लाइंस आर पैरेलल। यही तो हम लोग पिछली क्लास में भी बात किए थे हमेशा, तुम्हें याद आ रहा है? हमने बताया था ना कि दो लाइन का अगर स्लोप सेम है तो वो कैसा होगा। वी आल्सो आस्क्ड, आई आल्सो आस्क्ड यू कि अगर कोई दो लाइन इस तरह की दिख रही है तो इस दोनों लाइन में क्या रहेगा। इस दोनों लाइन का m जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब इफ दिस लाइन हैज m1 स्लोप, दिस लाइन हैज m2 स्लोप, तो हमने ऐसे बताया था m1 इज इक्वल टू m2 होगा बिकॉज दिस टू आर पैरेलल। तो अगर मुझे स्लोप पैरेलल मतलब स्लोप सेम दिख रहा है तो आई नो दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल, है ना। अगर मुझे यहाँ से ही दिख रहा था कि 2x का 4x हुआ और 3x का 6y हुआ, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो 4x और 6y ये भी हो जाएगा। तो अगर मुझे दिख रहा है कि स्लोप इज सेम, तो मतलब क्या हो गया, लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी दे विल नेवर इंटरसेक्ट। एकदम जैसे जैसे रीजनिंग बनता जा रहा है वैसे वैसे लिखते जा रहा हूं मैं। दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर विल नॉट बी अ कॉमन पॉइंट। देयर विल नॉट बी कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट नहीं होने का मतलब दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नो एक्स वाई, नो पेयर ऑफ एक्स वाई विल सेटिस्फाई बोथ। यानी कि फिर क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऐसा। अब बताओ, अब सबको समझ में आ रहा है क्या हुआ दोनों लाइन के साथ। या अगर सर ऐसी ये दो लाइन सेकंड है, लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा इलैबोरेट कर देते।
ये सेकंड लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि नो एक्स वाई पेयर ऑफ एक्स वाई विल, मतलब कॉमन पेयर। लाइन का क्या होता है, लाइन का सॉल्यूशन जैसे मान लो, रखो मैं बताता हूँ कि अच्छा अगर लाइन होता, मतलब इसी जगह पे बताता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे मान लो कि ये मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें दो पॉइंट है, एक दो लाइन है, ऐसा एक एक्स और एक वाई, सॉरी एक लाइन वन और एक लाइन टू। तो लाइन वन और लाइन टू जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट है पी, पी एक्स वाई, अगर ये जो पॉइंट है ये लाइन वन को भी सेटिस्फाई करेगा, Okay. समझ रहे हो ना? तो वही तो सॉल्यूशन का मतलब ही वही हुआ, Get विल सेटिस्फाई लाइन वन लाइन टू बोथ। that is solution only and solution doesn't exist. ये एग्जैक्टली इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड सॉल्यूशन इज नॉट existed here because these two lines are parallel. तो हम स्लोप देख के we can tell that whether they are parallel or not. Right. जैसे मान लो कि अब हम सेकंड सेट ऑफ वो देते हैं, यानी कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तुमने पहले वाले केस में बोला। अगर हमारा लाइन ऐसा होता है ना, जैसे 2x plus 3y is equal to 5, 4x plus 6y is equal to 10। अब इस जगह पे क्या हो रहा है बताओ मुझे, मतलब what you can visualize here, what you can visualize here, सर ये दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी, सेम है, क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगी। हाँ तो कोइंसाइड करेंगे, बट बिफोर टेलिंग दैट जस्ट टेल कि m भी सेम हाँ जी सर, क्योंकि दोनों है ना, लाइंस सेम एंड इंटरसेप्ट भी सेम Right. है ना। इंटरसेप्ट सेम कैसे है, जैसे मान लो कि अगर हम इस वाले को इसके में ये रिप्रेजेंट करेंगे तो 4x plus 6y is equal to 10। तो यानी कि ये दोनों ही लाइन बेसिकली सेम है, तो ये क्या होगा, दोनों कोइंसाइड करेगा। एंड कोइंसाइड करने का मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Right. मतलब जो भी पॉइंट है ना, एनी रैंडम pxy if satisfy line Line 1, 1, it will also satisfy line 2. वेरी गुड, तुमने एकदम मेरे लैंग्वेज में बात किया, वेरी गुड। आई वांट्स टू टॉक मैथमेटिक्स, है ना, वो मैं ऐसा नहीं बताना चाहता कि तुम लोगों को ना कुछ फॉर्मूला टाइप का बता दूं। अभी आएंगे, जैसे जो लोग बताते हैं, जो सोचते हैं, जो मतलब जो तरीका होता है उस पर भी आएंगे कि हाउ डू वी से इन मैथमेटिक्स। लेकिन हम यहाँ पे तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना कि व्हाट वी आर सीइंग, कि स्लोप सेम है, इंटरसेप्ट सेम है, ठीक है। तो यानी कि वो आप ड्रॉ करोगे तो जब इंटरसेप्ट सेम है और स्लोप भी सेम है तो देयर विल बी नो वे कि वो दोनों अलग अलग दिखे, वो कॉन्साइड ही करेगा। और कॉन्साइड करने का मतलब कि ये सारे पॉइंट्स जो एक लाइन पे और दूसरी लाइन पे भी है, एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑफ दीज लाइंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम इसने हमने उसको बोला। अब एक दूसरा तरीका है कि हमने ऐसे लिख दिया 2x plus 3y is equal to 8, और कुछ भी अलग कर दिया, जैसे मान लो 3x plus 3y भी लिख दिया और इसको लिख दिया हमने लेट्स से 11। तो इस केस में जो m1 is equal to not m2, तो स्लोप अलग अलग है, तो ये तो पक्का है कि दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, है ना। कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो देयर विल बी, अब जब दो लाइन है, हमें ये भी पता है कि इफ देयर आर टू लाइंस दे कैन नॉट मीट एट टू पॉइंट्स। वो एक ही पॉइंट मिलेगा, या तो वो पैरेलल ही होगा या कोइंसाइड करेगा, है ना। इस केस में हमने पैरेलल बोला, इस केस में हमने कोइंसाइड बोला, और ये इस केस में हम बोलेंगे इंटरसेक्ट कर रहा है। Right. तो इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर स्लोप जो है वो अलग अलग है तो इंटरसेप्ट से कोई मतलब ही नहीं है कि इंटरसेप्ट उनका सेम है कि नहीं है। स्लोप अलग अलग है तो दैट मींस दे विल इंटरसेक्ट,
and you will have just one solution. Right. अब तुमने देखा कि जो दो स्ट्रेट लाइन है they can exist in just 3 situation. या तो Right. वो coincide करेगा, या पैरेलल रहेगा या वन करेगा, या पैरेलल रहेगा, वन या इंटरसेक्ट करेगा, है ना। कॉन्साइड के केस में कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पैरेलल के केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, 0. नो सॉल्यूशन। और इंटरसेक्ट के केस में क्या होगा, 1 solution. वन सॉल्यूशन। तो अब इसको मैथमेटिशियंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि वो बहुत जरूरी नहीं है आप जानना, क्योंकि अब तुम असली बात को तो समझ गए। अब मान लो कि हमने जनरल इक्वेशन ऐसे लिखा, दो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन लिखा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और अगला a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब मुझे तुम लोग बता सकते हो कि इफ आई वांट टू राइट द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हम क्या लिखना चाहिए मुझे। अगर मैं ए और बी के रिस्पेक्ट में कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूं। So A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. हाँ, कॉन्साइड तो तभी करेगा जब सभी सेम हो। तो यानी कि अगर A1 और A2 अलग अलग है भी, है ना, जैसे A1 और A2 अलग अलग है भी, तो जितना टाइम्स A1 A2 होगा उतना ही B1 से B2 होगा, उतना ही C1 से C2 होगा। तुमने ऊपर देखा हमारा एक लाइन इस जगह पे, जैसे ये डबल है तो ये भी डबल है, तो ये भी डबल है ना। अगर आपको फाइनाइट सॉल्यूशन का वो लिखना है, कंडीशन लिखना है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 by A2 is equal to B2 B1 by B2 is equal to C1 by C2। ठीक है। अब मुझे बताओ कि पैरेलल के लिए क्या होगा। पैरेलल के लिए क्या होगा, B1 equals to B2. ये कौन बोला B1 equals to B2। दोनों ना, मतलब x और y दोनों के मल्टीपल मिलके बताते हैं ना वो। Maybe it's A1 by A2 equals B1 by A1 by B2, A2 equals B1 by B2, not equal C1 by C2. यस। बस पैरेलल होने के लिए आपका इंटरसेप्ट वाला पार्ट अलग अलग आना चाहिए। और ध्यान रहे यहाँ पे C इज नॉट द इंटरसेप्ट, ये हमने जनरल इक्वेशन लिखा है, y इज इक्वल टू mx जैसा नहीं लिखा। अगर इस तरीके से लिखा होता ना तब तुम सीधे बोल देते कि x का मल्टीप्लायर, जैसे अगर मैं लिखता है ऐसे कि y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। इस केस में अगर हम बोलते कि पैरेलल के लिए बताओ तो तुम लिख देते m1 इज इक्वल टू m2, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि x और y दोनों के से मिलता है मुझे स्लोप, तो ये दोनों का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का सेम होना चाहिए कोएफिशिएंट। तो ये हमारा पैरेलल का कंडीशन हो गया। और C1 C2 अगर इक्वल नहीं होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ पैरेलल लाइन। तो अगर इक्वल है C1 C2 भी तो कोइंसाइड करेगा, और अगर C1 C2 का अलग है, C1 by C2 का रेशियो अलग है तो। अच्छा, अब मुझे इंटरसेक्ट करने वाले लाइन का अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे। A1 by A2 not equals B1 by B2 equals C1 by C2. नहीं, उसको सिर्फ C1 C2 को लिखने की ही जरूरत नहीं। Okay.
क्योंकि जब स्लोप ही अलग अलग हो गया तो अगर वो इंटरसेप्ट पे भी मिलता है तो सोल्यूशन तो एक ही है ना। करेक्ट। हाँ, तो बस ये कंडीशन है फॉर वन सोल्यूशन। ठीक है, अभी सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, रुको, लेट मी। फिर हमने लिया था कि अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन भी है और एक्सप्रेशन भी है। एक्सप्रेशन है जब हम इसको ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू -2/3x+4, अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको तो ये एक्सप्रेशन हो गया, है ना। और इक्वेशन इसलिए बिकॉज इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच आस्क कि एक्स वाई के कौन सा पेयर विल सेटिस्फाई दिस, एंड यू नो नाउ इतने क्लासेस के बाद आपको पता है कि इसमें भी इनफाइनाइट होगा सॉल्यूशन, बट that infinity will have एक सेकेंड, इनफाइनाइट होगा बट दिस infinity will can be seen as an lines which passes through, जैसे ये 4 है ये 6 है, तो जो ये इक्वेशन है वो ये वाला लाइन है। तो हमने सर बोला ये कि सब मैंने नहीं पढ़ा अभी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका। हाँ, तुमने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि तुम नहीं थी क्लास में। पिछली क्लासेस में जो प्लेलिस्ट भेजा है ना उसमें देख लेना ना, जेआरई की जो अभी रिसेंट जो भी क्लासेस चल रही हैं वो एक ही प्लेलिस्ट में है और कंटिन्यूड है, यू कैन जस्ट सी और वॉच देम। तो यूट्यूब। हाँ, मैं इसीलिए आज की क्लास को मैंने थोड़ा रिकैप करके छोड़ दे रहा हूँ सो दैट कल की क्लास में वी कैन गो अहेड। तो सब लोग एक बार उसको पुराना देख लो, 4 ही लेक्चर होगा जो अलजेब्रा का लिया है। तो तुम क्या दिखता है कि जो एक्स वाई मतलब जो ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, so what do we see here that, or what is the question कि xy का पेयर जो सेटिस्फाई करता है, and I know this is infinite but you can visualize this infinity, है ना। और विजुलाइजेशन क्या है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसके थ्रू हम इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स कि ये एक्स वाई है, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम एक्स वाई विल सेटिस्फाई दिस, ये वाले ही पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इवन इट इज इंफिनिटी। तो हमने बताया कि ये जो है इक्वेशन है। अब जो अब अगला पढ़ना है हमें, जो नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है उसमें ये है कि अगर दो वेरिएबल है ना, यहाँ पे क्या था 2 वेरिएबल और सिंगल ऑर्डर, यहाँ पे ऐसा है स्ट्रेट लाइन है यानी कि 2 वेरिएबल है ना, 1 ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर बोलो चाहे 1 ऑर्डर बोलो। तो यहाँ पे अगर हम लिखें ऐसे, मान लो कि लेट्स से इफ आई एम राइटिंग दिस, तो ये क्या हुआ, ये भी एक इनइक्वेशन हुआ और इनइक्वेशन में ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल का और सिंगल ऑर्डर। सिंगल ऑर्डर का तो अब यहाँ पे भी यही वाली बात है कि एक्स वाई के वो सारे पॉइंट्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो हाउ टू विजुलाइज दिस। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट लर्निंग गोल है कि इस इनइक्वेशन को समझे। सो नाउ यू मतलब जस्ट टू फॉर द रिवीजन पार्ट ने ये बताया कि जो अलजेब्रिक जो भी वो है जो हम लिखते हैं वो आइदर इक्वेशन और एक्सप्रेशन होगा या इनइक्वेशन होगा या आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो इक्वेशन और हम लोग जैसे जैसे वेरिएबल ऐड होते जाते हैं, जैसे जैसे उसके पावर ऐड होते जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप का इक्वेशन बनता जाता है। तो अभी तक हम लोग फिर आगे की क्लासेस में हमें सेकेंड ऑर्डर का
दो वेरिएबल सेकंड ऑर्डर, वो भी पढ़ना है ना, और वो कैसा दिखेगा ग्राफ पे। तो आई थिंक बिफोर दैट, है ना, आप लोग एक बार, जितने भी सारे लोग सिंसियरली पढ़ रहे हो, एटलीस्ट वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑफ अलजेब्रा, है ना, उसको देखकर फिर नेक्स्ट क्लास में आप मिलो। कल ही रखेंगे हम इसको भी, क्योंकि आज की क्लास थोड़ा कम किया हमने बिकॉज ऑफ दैट। तो कल हम